योग जिसने अपना लिया वो अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेता है। योगा और जिम क्या डिफरेंस है? एक होता है योग, एक होता है योगा, तो दोनों में क्या फर्क है? पीसीओडी की समस्याओं के लिए फीमेल में आजकल के समय में देखकर ये कॉमन दिखने लग गए। पुरुषों में शुक्राणु की कमी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो बताने से भी हिचकिचाते हैं। ऐसे कई पेशेंट मेरे यहाँ आए जिनको डॉक्टर ने बोला था कि आपका घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। वो हमने थेरेपेटिक योगा में क्योर किया और आज वो अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ड्रॉप्स के सपोर्ट से बीमार व्यक्ति को जो आसन हमें कराना है वो बड़े आराम से कर लेते हैं। चाहे पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल डिसऑर्डर, उन सबको हम मेडिकल योगा के थ्रू क्योर करते हैं। जनरल योगा में पेन बढ़ सकता है तो उनको स्पेशली थेरेपेटिक योगा की नीड है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीज आते हैं। योग जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। वो बीमारी साइंस भी ठीक नहीं कर सकती जो योगा में ठीक हुई। योगा खाली पेट करना चाहिए या कुछ खा के? सबसे अच्छी पुस्तक है महर्षि पतंजलि जो हुए हैं, उनसे पहले योग बिखरा हुआ था अलग अलग। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो खुद पैसे से डॉक्टर हैं। प्राणायाम के बेनिफिट और टाइप? क्योंकि मुझे विश्वास था कि आने वाले समय में सिर्फ योग ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया में स्वस्थ रहने का एक जरिया है। सर अक्सर बोला जाता है योगा से ही होगा, इस पे आपका क्या कहना है सर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मंगल योगा से मंगला राम जी पटेल, योग गुरु। आज हम इनसे जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने जीवन में योग को लाके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। कई ऐसी बातें जो योग से जुड़ी हुई है और आप सबको जाननी बड़ी ज़रूरी है। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और सब लोगों से रूबरू कराने का मौका दिया जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जोधपुर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं योगा पे, तो सर आपको यहाँ आना और आप पे पॉडकास्ट बनना बड़ा जरूरी था सर। सर आप सब लोगों का प्रेम है तो मैं चाहता हूँ वैसे ही बरकरार रहे। अरे सर बहुत बढ़िया सर। सर मैंने देखा है जो लोग योगा करते हैं, जो योग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के चेहरे पर एक कामनेस, एक ठहराव, एक तेज होता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम साधना करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं जी, तो वो अपने आप को, जैसे आप कोई भी नेचर है, हम किसी के नेचर को बदल नहीं सकते जी, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जिसने योग अपना लिया वो अपने आप को बदल देता है जी। तो कामनेस कौन नहीं चाहता आज के समय में? आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में सब कोई चाहता है कि मुझे सुकून हो, और सुकून कहीं पर भी नहीं, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर है। जब हम योग से जुड़ेंगे तभी हम अपने आप से जुड़ पाएंगे और तभी वो कामनेस और वो तेज और वो प्रकाश आपको योग ही दिलाता है, बाकी कोई नहीं दिला सकता। क्या बात है सर। और योग में मैंने ये भी देखा है मोस्टली प्राणायाम और जो उच्चारण रहता है ओम का, वो बड़ा महत्व रखता है अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, या अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। तो प्राणायाम मोस्टली हमारे मन और मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है जी। जो भी मानसिक रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए कोई भी मंत्र चैंटिंग हो गया, ओम चैंटिंग हो गया जी, और कुछ नहीं कर सकते प्राणायाम। एवरी टाइम हम प्राणायाम करते हैं लेकिन फोकस करते हैं खुद पर जी, और जुड़ते हैं खुद पर, तब जाके वो इफेक्टिव होता है। और प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं जी। तो जिनको भी मानसिक रोग हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। क्या बात है सर। आपने योगा करने का कैसे मतलब ठाना कि मुझे कब योगा करना, आपके कैसे मन में आया कि मुझे योगा करना चाहिए? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग की शुरुआत के बारे में जी। मैं एक समय में ग्रीष्मकालीन शिविर हुआ करते थे जहाँ मेरा रेजिडेंस था वहाँ पर, तो वहाँ मैंने एक दिन योग शिविर अटेंड किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, तो वहाँ के जो शाखा प्रभारी थे वो बहुत प्रभावित हुए मुझे योग करते हुए देखते हुए। तो उन्होंने फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे यहाँ शाखा में योग करवाइए, आप अच्छा करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे योग से जुड़ता गया तो एक अलग ही हमें अनुभव होता है जी। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो शांति मिलती है, वो सिर्फ योग में मिलती है। तो वो करके फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ती गई। क्या बात है।
मतलब ऐसा कब क्या एज रही होगी आपकी? लगभग 20 ईयर के आसपास था मैं, 20 साल का, तब मैं योग से प्रथम बार रूबरू हुआ। ओके, क्या बात है। मतलब योगा में आने से पहले आपके कोई ऐसे कुछ था क्या कि मुझे कोई पढ़ाई करनी है, कुछ बिजनेस करना है या कुछ ऐसा करना है? योग में आने से पहले मेरा जो एजुकेशन था ओनली प्राइमरी था, 5वीं पास की थी मैंने। जी फिर 14 साल का गैप आ गया। जी 14 साल बाद में जब मैं योग से जुड़ा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि हम योग भी करवा रहे हैं, सबको स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को लगता था कि योग में मेरी एजुकेशन नहीं है, तो आगे जाके हम अच्छे डॉक्टर तो बन जाएंगे, योग चिकित्सक बन जाएंगे, लेकिन झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना। डिग्री इसलिए जरूरी फिर मैंने शुरुआत की वापस पढ़ाई की। जी तो 5वीं से 14 साल के बाद में मैंने सीधा 10th का फॉर्म फिल किया और वाह 14 साल के अंतराल से प्राइमरी से सीधा 10th बहुत का, बढ़िया सर, क्या बात फिर है। अपनी जर्नी चलती रही और योग में मैंने कंप्लीट एजुकेशन करी और अब मेरी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है नेक्स्ट ईयर। क्या बात है सर, बधाई हो सर आपको। थैंक यू। योग की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, क्या इतिहास? योग तो पौराणिक समय से चलता आ रहा है, जैसा कि आप सब जगह सुनते हैं कि योग भारत की देन है। हमारे जी ऋषि मुनि थे, वो कितने पराक्रमी थे और कितने समय पहले, जिसकी कोई गणना नहीं है कहीं, आज भी कहीं फिक्स ये नहीं है, डेफिनेशन में अपन ये नहीं कह सकते कि कितने साल पुराना है। तो आदि योगी शिव जी जिनको अपन मानते हैं, जी तो कब से चलता आ रहा है, जी तो इसका कोई पैरामीटर कहीं पर भी शो नहीं करता कि कितना साल पुराना है। योग तो युगों युगों से चलता आ रहा है। जी। योगा मोस्टली मॉर्निंग में करना चाहिए या योगा इवनिंग में भी कर सकते हैं आप? देखिए, मेरा मानना ये है, जैसे कोई वर्किंग है, किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो मॉर्निंग में समय निकाल पाता है, किसी की डे ड्यूटी है तो वो इवनिंग में समय निकाल पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही करना। मॉर्निंग में करते हैं, अच्छा है, समय किसी के पास अगर अवेलेबल नहीं है जी तो हमारा 24 घंटों में से एक टाइम फिक्स होना चाहिए जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को सही करता है। इसलिए आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो और इवनिंग में भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं पर्टिकुलर कि सिर्फ मॉर्निंग में करना। ओके। वेस्टर्न कल्चर काफी मैंने देखा है, अंग्रेज काफी योगा करते हैं, तो ऐसा मतलब इंडिया से वेस्टर्न आगे है योगा में या इंडिया आगे है? नहीं, योग हमारे भारत की देन है। जी तो जो योग के प्रणेता हैं वो भारत के थे, तो वेस्टर्न वाले कैसे आगे जा सकते हैं? वेस्टर्न वाले आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान फोकस किया नहीं, जो हमारे यहाँ का कल्चर है उसको अपनाया नहीं। वो बाहर से प्रभावित होकर आए और यहाँ आके सीख के गए, फिर उन्होंने अपने चीज़ों को ले जाके पेटेंट करवा दिया, अब हम उनको फॉलो करने लग गए। तो जबकि ये योग तो भारत की देन है, पश्चिमी देशों की देन है ही नहीं। वो आके करके जाते हैं और अब अपन उनको देख के प्रभावित होते हैं जी, जबकि होना चाहिए हमारे ऋषि मुनियों को देख के प्रभावित। सही तो बात। उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें भारतीय लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा योग को प्रमोट करना चाहिए। सही बात है। मतलब वो लोग जाके क्या पेटेंट करवाते हैं? आसन? जैसे प्राणायाम है, हाँ उन्होंने अपना ब्रीदिंग टेक्निक नाम देके उसको पेटेंट करवा दिया। अब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल की जनरेशन, वो प्राणायाम के बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन ऑनलाइन देखते हैं, अच्छा ये ब्रीदिंग टेक्निक है, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो उन्होंने उस तरह से मॉडिफाई करके प्रसारित किया, उसको हम फॉलो करने लग गए, जबकि यहाँ पहले से प्राणायाम ऑलरेडी होते थे जिसको हम फॉलो नहीं करते। और कोविड के समय में सबको पता चला कि प्राणायाम का महत्व क्या है। जी, सबकी हाँ, डर पूरे सर, वर्ल्ड वाइड दुनिया को। सर वो एक कहावत है, भय बिना किसी चीज की प्रीति हाँ, नहीं होती। तो उस समय इतना भय फैल गया हाँ। कि हमारे लंग्स कमजोर होंगे तो हमें जो कोविड है वो निगल लेगा। तब जाके लोग समझे और अवेयर हुए पूरे वर्ल्ड वाइड, तब योग को बहुत महत्व मिला जी और आज सब लोग जो हैं पूरी दुनिया में योग अपना रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। सही बात है सर। जी। अभी तक आपने योगा से कितने, आपके जो सेंटर है मंगल योगा, शुरू से मंगल योगा ही था जी, कि बीच मेरा में कोई और नहीं, कुछ नाम वगैरह था? मेरा नाम ही मंगल है। जी हाँ, मुझे बाद में पता चला, पता है, जब मैंने मंगल योगा करके फिर जब मैं गया भैया के पास में, तो मैंने बोला गुरुजी से मिलना है, तो फिर बोला इन्होंने, तो फिर मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, ठीक है, तो फिर मुझे आपका नाम पता चला। मैंने कहा अरे सर के नाम पे ही है क्या ये? गुरुजी के नाम पे ही रखा हुआ है। अभी तक कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से जा चुके हैं सीख के, नेशनल और इंटरनेशनल? लगभग संख्या में तो मैं बताना चाहूँगा 1000 प्लस ही होंगे,
अपने यहाँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए मंगल योगा को स्टेबल किए हुए। बहुत सारे स्टूडेंट जो आउट ऑफ जोधपुर, आउट ऑफ राजस्थान, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं मेरे यहाँ और सीख के जाते हैं और अपना अपना शुरू करते हैं। तो 1000+ ही होंगे मेरे स्टूडेंट जो अभी वर्ल्ड वाइज सेवाएं दे रहे हैं। क्या बात है। ऐसा कोई स्टूडेंट नेशनल का या इंटरनेशनल कि जिसने बहुत अच्छा ग्रो किया हो, बहुत अच्छा नाम किया हो अपना योगा में, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन किया हो या कुछ ऐसा कहीं पे भी कोई है आपका ऐसा? मेरे यहाँ से स्टूडेंट निकले हुए एक लेडी हैं जो बेंगलोर में अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रही हैं, संकल्प योगशाला नाम से। लगभग 20 साल से वो योगा का इंस्टीट्यूट चला रही थी, लेकिन उनको असल में उस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। यानी बीमार व्यक्तियों को इलाज करने का जो हमारा मेथड है, स्पेशली थेरेपेटिक योगा जी, फिर वो यहाँ आके मुझसे थेरेपेटिक योगा सीख के गए, फिर अपना वहाँ पे रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा बेंगलोर में अपना संकल्प योगशाला नाम से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और एक हैं जो यूके में कर रहे हैं। तो काफ़ी जगह हैं अलग अलग जगह पे जो अपना स्किल का, हुनर का प्रसार करते हुए और योग का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। क्या बात है सर। योग एक नॉर्मल लाइफ को कितना इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब भी व्यक्ति तनाव में है, चाहे शारीरिक परेशानी है चाहे मानसिक है, तो वहाँ पर कोई भी औषधि, कोई भी पद्धति उतनी कारगर नहीं होती जितनी योग होती है। इसलिए योग तो बहुत ही फायदेमंद है। ओके जी। क्या चेंजेस आते हैं रेगुलर लाइफ में अगर कोई योग शुरू करे अपनी लाइफ में, अगर योगा शुरू करना चालू करे वो? तो देखिए, लाइफ के लिए जैसे योग जिसने अपना लिया वो अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेता है। आपका खान पान व्यवस्थित होगा, सबसे बड़ा चेंज जो आज के समय में चाहिए जी। सब फास्ट फूड पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, आकर्षित होते हैं टेस्ट के चक्कर में। तो सबसे पहला तो चेंजिंग जो है आपके अंदर वो आएगा कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, खान पान चेंज होगा। जब आपका खान पान शुद्ध और सात्विक होगा तो आपके विचार भी चेंज होंगे जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर देते हैं जब हम योग अपनाते हैं। आपका कार्यशैली, पहले में योग करने से पहले और योग करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी कार्यशैली में भी बहुत चेंजिंग आएंगे। आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी जी। आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आपका वर्क फोर्स जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप अपने आप को 100% देंगे उस काम में पहले के मुकाबले जी। तो योग में आने के बाद आदमी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है अगर वो योग डेली प्रैक्टिस करता है, अपनाता है तब। क्या बात, वो उदाहरण हूँ मैं एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल मैं हूँ सच में। क्योंकि मैंने जब मेरे को 1.5 साल हो गए योगा करते हुए जी। और ये जो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया ये योगा के माध्यम से ही किया, क्योंकि योगा करने के बाद मेरे अंदर एक फोकस आया है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो योग अपने आप से परिचय कराते हैं, यानी आपने खुद को पहचान लिया अब मुझे आगे क्या करना है तो रास्ता अपने आप विजन मिल जाता है। और एक मुझे दुख भी होता है सर कि मैंने योगा अब क्यों चालू किया, मैं 5 साल पहले कर देना चाहिए था मेरे को। कई सारे साधक हैं मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी मुझे 15 साल पहले आप मिल रहे होते तो बहुत फायदा था। ऐसे अभी एक कैप्टन आते हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, वो फाइटर प्लान वगैरह सब उड़ाते थे। वो कल ही मेरे से मिले और बोले गुरुजी मैं 15 साल पहले आपसे मिल लिया होता तो धन्य हो जाता। मतलब जब योग से व्यक्ति जुड़ता है और उसके लाभ मिलते हैं ना, तब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच बात है। तो योग में वो पावर है, वो शक्ति है, यानी पूरे आदमी की लाइफ चेंज कर देता है। सही है सर। आपके अकॉर्डिंग योगा और जिम क्या डिफरेंस है? जिम में हमें फिजिकल फिटनेस मिल सकती है, लेकिन पीस ऑफ माइंड, जो मन को सुकून चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो जिम में नहीं मिलता है। तो योग में हमको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटली हमें जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन को जो सुकून चाहिए, जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सिर्फ योग में ही मिल सकता है। जिम में आपको शारीरिक फायदा मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन जो मानसिक संतुष्टि है वो नहीं मिल पाएगी। ये दोनों डिफरेंस है। जैसे कि मोस्टली लोगों में ये रहता है कि अगर हम योगा कर रहे हैं, हमारा वजन घटाना है, तो क्या उनको योगा के साथ जिम करना भी जरूरी है वजन घटाने के लिए? नहीं, वजन घटाना और बढ़ाना योग में ऐसा नहीं है। जिम का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट योग में अगर कोई व्यक्ति दुबला है, वो वजन बढ़ाना चाहता है, तो योग अभ्यास करेगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो जो भी खाया पिया शरीर को अंग लगेगा तो अपना आइडल वेट गेन करना चाहता है उतना और नॉर्मली हो जाएगा। और किसी का वेट ज़्यादा है और वो वजन घटाना चाहता है तो योग करेगा तो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाएगा, तो स्लिम और ट्रिम। यानी योग में दोनों फायदे,
अगर वेट घटाना है या बढ़ाना है तो आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए वो ऑटोमेटिक नेचुरली हो जाएगा। ओके। जी। लेकिन जिम में ये रहता है ना कि मतलब जिम अगर आप योगा कर रहे हो हम्म। तो आप योगा करते रहो, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं को नहीं है। कुछ ऐसा प्रोटीन खाना या नहीं दुनिया नहीं, भर के स्टेरॉइड बॉडी में लेना, देखिए ऐसा कुछ जरूरत हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, जी। प्रकृति की बनी हुई चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। और अगर प्रोटीन वगैरह ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेंगे जो हो सकता है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो अपने विवेक से डिसीजन लेना है कि हमें जितनी चीज़ें नेचुरल मिल जी। जाए उनका ही सेवन करें तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे हेल्थ के लिए। जी, सही बात है। आपकी जो योगा क्लास रहती है उसमें कोई आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग थेरेपी रहती है या कुछ अलग स्टाइल रहती है? बिकॉज़ एक जो ट्रेडिशनल योगा चलता है वो है, बट आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा अलग से कुछ किया क्या? देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मंगल योगा संस्थान जो है वो पश्चिम राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो स्पेशली मेडिकल योगा पे काम करता है, जिस पे हम प्रॉप्स के सपोर्ट से बीमार व्यक्ति को जो आसन हमें कराना है वो बड़े आराम से कर लेते हैं। और स्पेशली डिजीज़ पर काम करते हैं, जिस किसी को भी कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ है, कोई भी व्याधि है, चाहे पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल डिसूज हो, उन सबको हम मेडिकल योगा के थ्रू क्योर करते हैं। तो हमारा स्पेशली अलग जो टेक्निक है वो थेरेपेटिक योगा है, जिसको हम अयंगर योगा कहते हैं। अयंगर योगा। जी। ओके, ये योगा का कोई टाइप है? टाइप है। ओके। बाकी जो नॉर्मल जो योगा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो भी टाइप होता होगा? उसको जनरल योगा में हम हठ योगा, अष्टांग विन्यासा, अलग अलग योगा के फॉर्म्स हैं वो कह सकते हैं। उनमें प्रॉप्स का यूज नहीं आता उतना, सिर्फ अपने बॉडी को आसनों में ढालना होता है, पर वो बीमार व्यक्ति नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जैसे जिस किसी का भी अगर बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, अब उसको सुधार करना है तो स्पेशली हमें प्रॉप्स का यूज लेना होता है। जी। जैसे एक गाड़ी का अगर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है या चैसिस ढांचा कुछ बिगड़ा हुआ तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो वो स्पेशलाइज, जैसे हमें सपोज मानिए कि किसी को वायरल फीवर है तो वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं हम। अब अगर किसी को टीथ की प्रॉब्लम है तो वो स्पेशली डेंटिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियो वाले के पास जाएंगे, जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे। सही बात। अगर चले भी गए तो वो मना नहीं करेंगे, वो आपको एक बार के लिए पेन किलर दे देंगे, चलो दांत का दर्द है तो ये ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, बट उससे परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिलता। इसलिए ठीक वैसे ही जैसे जनरल योगा में अगर कोई बीमार व्यक्ति आता है तो कोई भी योगा टीचर नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आप मेरे पास मत आइए, वो अपनी कोशिश पूरी करता है कि कैसे भी करके उनको ठीक करें, बट उनका ठीक होने का तरीका वो सही नहीं है। कुछ लोगों को पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में जनरल योगा में पेन बढ़ सकता है, तो उनको स्पेशली थेरेपेटिक योगा की नीड है, जो उनको जानकारी नहीं होती। सही बात है। तो अगर किसी बीमारी को हमें क्योर करना है तो स्पेशली थेरेपेटिक योगा में, मंगल योगा के यहाँ हजारों ऐसे रिजल्ट हैं जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और ऐसे ऐसे रिजल्ट है जो साइंस भी बिलीव नहीं करती। वाह, क्या बात है। तो आप हमारे स्पेशली कोई ऐसा डिजीज है जो आप मतलब उसी पे ज्यादा काम करते हो? नहीं, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीज आते हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज मानते हैं अपन, डायबिटीज हैं, थायराइड हैं, पीसीओडी हैं, पीसीओएस हैं, और आजकल सिटिंग इतना ज़्यादा हो गया कि उस वजह से लोगों को बैकिक का इशू भी बहुत ज़्यादा रहने लग गया, सर्वाइकल का, और सबसे ज़्यादा आजकल स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने की वजह से सर्वाइकल हम्प बनना, आई साइड वीक होना, ये आजकल कॉमन बीमारियां उभर के आ रही, और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, बच्चों का लेके बड़ों तक का। हर समय घंटों घंटों बिता देते, उनको पता ही नहीं चलता, मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करते। आप जब लाइन बोल रहे हो ना, तो हमारे कैमरा के पीछे दो लोग बैठे हैं, वो फोन ही चला रहे थे, और उन्होंने रख दिया। तो यही है, ऑप्शन ही नहीं उनके पास कुछ। हर समय जब भी हमें फुर्सत है तुरंत इस पे बैठ गए। अब इस पे कितना टाइम लगा हमें खुद को नहीं पता, तो हम इतना खो जाते हैं। उस वजह से सर्वाइकल पेन, आई साइड वीक होना, ये कॉमन प्रॉब्लम। और बैक पेन, अगर गलत पोस्चर में हम बैठे हैं तो लॉन्ग टाइम तक उसी पोस्चर में बैठे रहेंगे तो बैक एक शुरू हो जाएगा, तो कमर दर्द की समस्या स्टार्ट होगी। अभी लाइफ स्टाइल की डिजीज में आने लग गया। पहले नहीं था, पहले था किसी ने अगर वो गलत तरीके से वजन उठाया या कुछ बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से बैक पेन होता था। बट अब खराब पोस्चर, हम दिन भर जो बैठे हैं, पोस्चर भी पता नहीं होता लोगों को किस पोस्चर में हमें प्रॉपर बैठना चाहिए। तो वो स्पेशलाइज होगा वही बता पाएगा। जनरल योगा का टीचर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा सोना चाहिए। तो हम मेनली फोकस ही बॉडी अलाइनमेंट पे करते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दे और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। जी।
कोई ऐसा आसन रहता है क्या जो बैठते समय कोई आसन, मतलब ऐसा कोई आसन योगा में होता होगा कि अगर आप बैठ रहे हो तो उस आसन में बैठोगे तो आपका बॉडी पोस्चर सही रहेगा, जो जनरल लोग यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर आप चेयर पर या सोफे पर बैठे हैं तो उसमें नियम है बैठने का कि जब भी आप बैठो तो आपके घुटने नीचे की तरफ जाए बटक से, ओके, और एड़ी पंजे जमीन पर लगे रहें और बैक बिल्कुल सीधा जी, रहे, जी। लेकिन पीछे सपोर्ट नहीं लेना जैसे आपने लिया। ओके सॉरी। आप मुझे देखेंगे ओके, आप कहाँ तो मतलब मेरा बिना सपोर्ट सपोर्ट के है, बैठे लेकिन हो? मुझे सपोर्ट लेना सपोर्ट, नहीं, क्योंकि हाँ। मुझे पता है कि सही पोस्चर कौन सा है। ओके, इसलिए अगर हम चेयर पर या सोफे पर बैठ रहे हैं तो घुटने हमारे डाउन, एड़ी पंजे जमीन पर और बैक स्ट्रेट, ये सही पोस्चर है। और जमीन पे बैठ रहे हैं तो? जमीन पे बैठेंगे तो 4 इंच हाइट लेके बैठना है, चाहे आप सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, किसी में भी बैठो, कोई सा भी आसन, लेकिन 4 इंच ऊंचाई लेके फिर बैठना, ताकि आपका बटक्स का जो वेट है इक्वल होना चाहिए दोनों बटक्स में। ओके, तो नीचे नहीं नॉर्मली बैठना। जैसे अगर कोई ये आसन तो लोगों को नहीं पता चलेगा, पालती मार के जो बैठते हैं, हाँ, आलती पालती में, हाँ, आलती पालती मार के उसमें बैठ रहे हो हाइट तो? लेके बैठना आपको, कम से ओके। कम 3 इंच ऊंचाई, चाहे वो गद्दी हो, चाहे कुछ ब्रिक्स हो या पत्थर भी हो, तो 3 इंच हाइट पे बैठना है, और पैर नीचे जमीन पैर में? नीचे, ओके, तभी आपका पोस्चर एकदम परफेक्ट सही रहेगा। और वर उसमें आप लॉन्ग टाइम पर बैठ सकते हो, जैसे मान लो प्राणायाम करने के लिए बैठ लिए, आप ध्यान साधना के लिए बैठ गए, तो ऊंचाई लेके बैठोगे तो 15-20 मिनट तक आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे, कंफर्टेबली बैठ पाओ। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ इशू होगा उसमें। मेडिटेशन भी योगा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जी, इसको लेके आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज के समय में आप देखेंगे तो खूब अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, जैसे कई लोग साउंड हीलिंग मेडिटेशन कराते हैं, जिसमें एक बाउल का यूज लेते हैं, कई लोग कलर मेडिटेशन, कलर पे ध्यान दिलाते हैं, कई लोग मंत्रा चैंटिंग कराते हैं, सब अलग अलग पैटर्न हैं। लेकिन मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन वो है जो बाहर से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना और खुद से जुड़ना। उसके लिए सबसे सरल और सैफ मेडिटेशन है, आप अपनी सांस पे फोकस करो, आंखें बंद करके बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से अपने मन को हटा लेना और सिर्फ श्वास के साथ जुड़ जाना कि श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। वो भी एक रियल मेडिटेशन है, उससे बढ़िया कोई मेडिटेशन हो नहीं सकता, जो आपके मन और मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। जिनको भी सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा की समस्या हो, कंसंट्रेशन की कमी हो, एकाग्रता की कमी हो, उन सब में बहुत ही प्रभावी है मेडिटेशन। और खूब सारे मंत्र भी होते हैं, खूब सारी टेक्निक्स भी हैं, तो जिसको जिस टेक्निक से फ़ायदा मिले वो टेक्निक अपना सकते हैं। बहुत दुनिया भर की अभी मंत्राज के अलावा मेडिटेशन की कई सारी टेक्निक्स हैं। ओशो अपने टेक्निक से मेडिटेशन कराते हैं, रविशंकर जी अपने टेक्निक से मेडिटेशन कराते हैं, खूब सारे, ईसा फाउंडेशन के सदगुरु है, वो अलग टेक्निक, तो खूब सारी टेक्निक है आज के समय में। वो म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, तो साउंड थेरेपी भी है एक अपने आप में, म्यूजिक थेरेपी भी एक ऐसी है जो मेडिटेशन का ही है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको कौन सी सूटेबल है डिपेंड करता है आप पर। सर, एक होता है योग, एक होता है योगा, तो दोनों में क्या फर्क है? योग होता है या योगा होता है? एक्चुअली योग शब्द जो है वो अपना भारत का है, और योगा जो है वो वेस्टर्न कंट्री ने हमको प्रसारित किया और हम उनको मानने लगे। अंग्रेजी शब्द योगा है और हिंदी शब्द योग है, तो हम अपनी चीज़ों को अपनाते नहीं हैं और वेस्टर्न कंट्री वाले आके इसको ले जाके फिर आपको इंग्लिश नाम देके प्रसारित करते हैं और हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। रियल शब्द योग हैं, वेस्टर्न कंट्री ने, इंग्लिश ने हमें योगा प्रसारित किया और हम उसको आजकल के समय में बोलचाल में भी योगा योगा ही कहने लगे। हाँ, सब योगा ही करते हैं। जी जी, जबकि है वास्तव में योग और योगा। जैसा आप अपने प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश वाले लोग योगा कहेंगे, हिंदी वाले योग कहेंगे, दोनों ही एक ही हैं, लेकिन भारत के लोग योग शब्द को ज़्यादा पसंद करते हैं, वेस्टर्न कंट्री इंग्लिश लोगों ने वो योगा शब्द दिया। जी, जो लोग हैं जो योगा नहीं करते थे इतने टाइम से, और अगर हमारा पॉडकास्ट देख के उनके मन में आ जाए कि नहीं हमको योगा शुरू करनी है जी, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे क्या रहेगा? देखिए, अपना एक रूटीन बनाएं, अपने हेल्थ के लिए कम से कम 1 घंटा समय निकालें। वो समय आपका सुबह का हो सकता है, किसी का अगर वर्किंग है दोपहर का हो सकता है या शाम का हो सकता है। तो उसकी शुरुआत आप धीरे से सूक्ष्म योगिक क्रिया से कीजिए, यानी हमारे जो भी जॉइंट हैं उन जॉइंट के मूवमेंट से स्टार्टिंग करो। अगर शुरू में हार्ड आसन नहीं हो रहे हैं तो उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को
देखा देखी करने की जरूरत नहीं। शुरुआत आप प्राणायाम से करो, वो आपको कूल एंड काम फील कराएंगे। तो उसकी स्टार्टिंग सूक्ष्म योगी क्रियाएं, प्राणायाम है, कुछ आसन है बेसिक, उससे कर सकते हैं जी। अगर कोई ऐसे आसन है जो कि घर पे एक नॉर्मल जो लोग रहते हैं अपने रूटीन में, घर से उठ के 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा अगर करना चाहे, तो ऐसे कोई 4 आसन जो उनको इजीली कर सकते हैं? आसनों में सबसे बेस्ट आसन है ताड़ासन, जो आपके पूरे बॉडी का आलस्य भगा देता है। उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए नहीं, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े खड़े कर सकते हैं जी। तो सबसे बेस्ट एक ताड़ासन कर लें। फिर हमारे स्पाइन को चाहिए सारे मूवमेंट, जैसे ताड़ासन ने आपने अपने स्पाइन को स्ट्रेच किया, तान दिया। फिर एक साइड बेंडिंग का पोस्चर कर सकते हैं आप, ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। फिर एक फॉरवर्ड बेंडिंग का पोस्चर कर सकते हैं, पादहस्तासन, उत्तानासन, जो भी आपको लगे। और एक बैक बेंडिंग का कोई भी आसन कर सकते हैं, भुजंगासन जी, जो आपको सरल लगे। तो हमारे स्पाइन को तानना भी है, साइड बेंडिंग भी करना, फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना और बैक बेंडिंग, और एक ट्विस्टिंग का ले देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये 5 आसन 4 की जगह 5 कीजिए आप। एक नॉर्मल लाइफ में ये अगर रूटीन में रोज करें जी, तो बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। बहुत बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा। अरे वाह। अगर घर में बच्चों को योगा करवाना हो, क्योंकि बच्चे भी आजकल वही बात है, मोबाइल्स वगैरह ज्यादा चलाते हैं, तो बच्चों में भी कई सारी ऐसी डिजीज है जो अब बढ़ रही है। तो ऐसे कोई 4 आसन जो छोटे बच्चों को करवाने चाहिए? देखिए, बच्चे क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। बच्चों को आप जितना बिजी रखोगे उतना फायदा है। अब योगा में आप जाएंगे, कुछ आसन में होल्डिंग के लिए बोलेंगे, वो होल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो उनको बिजी रखने के लिए खूब ऐसी एक्टिविटी कराए जो व्यस्त रह सके, उसमें कुछ मूवमेंट कराए बॉडी के, जो कंटिन्यू करने वाली क्रियाएं हैं वो कराएं। आसन में अगर वो करना चाहे तो हलासन बहुत ही जबरदस्त है बच्चों के लिए। सर्वांग आसन जो हमारे शरीर के सर्व अंगों के लिए फायदेमंद है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो उनकी जितनी हाइट बढ़नी है, जितनी उनकी आइडल वेट होना है, वो सब बहुत फायदेमंद है। और सर्वांग आसन के साथ साथ अगर बच्चे मान लीजिए शीर्षासन भी कर लेते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है उनके लिए, आँखों के लिए, ब्रेन के लिए, जो उनको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है पढ़ाई में। तो मोस्टली 3-4 आसन जो हैं वो आप कर सकते हैं। ओके। शीर्षासन तो बड़ा टिपिकल रहता है बच्चों को। टिपिकल रहता, कर सकते हैं बच्चे तो। हाँ हाँ, बहुत बहुत बच्चे हैं जो चंचल एकदम अच्छे से कर लेते हैं। अरे वाह। बस ओवरवेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ओवरवेट में थोड़ा, ओवरवेट में गर्दन नेक को पे थोड़ा प्रेशर पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो सर्वाइकल हो सकता है। अगर एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना है, जो भी आसन करें, हाँ, जिस बच्चे का आइडल वेट और हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना है, तो कर सकते हैं। आजकल काफी समस्या ये भी है, नींद को लेके बड़ा इशू रहता है। लोगों को रात को नींद नहीं आती, लेट तक आती है, मोबाइल चलाते चलाते। सो उनका यही रहता है कि मोबाइल चलाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो नींद को लेके कोई आसन? अब मोबाइल चलाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, ये एक क्या हो गया, हमें एडिक्शन हो गया मोबाइल का। जैसे ही हाथ में लेंगे फिर नींद आती है। हाँ। तो हमें सबसे पहले तो सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल को एक साइड में रख लेना है। दूसरे आसन से ज़्यादा प्रभावी है नींद में प्राणायाम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है। अगर आप नाइट में सोने से पहले भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो आपको सुकून वाली नींद आएगी। और साथ में अगर ओम चैंटिंग करते हैं तो और भी बढ़िया है। ओके जी, उससे नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी, जबरदस्त गहरी नींद आएगी। ओके। फीमेल्स के लिए पर्टिकुलर योगा आसन जो घर पे कर सके, जिससे कि उनका पीसीओडी और कई ऐसी समस्याएं लेडीज में रहती है, उनके लिए बताइए कुछ। पीसीओडी की समस्याओं के लिए फीमेल में आजकल के समय में देखते थे कॉमन दिखने लग गई जी। पहले के समय में नाम ही नहीं था इस डिजीज का। आज के समय में ये डिजीज इसलिए हो गई कि लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई। अब उससे रिलेटेड आप आसन मुझसे पूछना चाहेंगे तो बदकोण आसन सबसे इफेक्टिव है, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई, उसमें उनको बैठना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। दूसरा आसन सेकंड लेंगे, थायराइड ग्लैंड और पीसीओडी दोनों के लिए जो कॉमन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग में भी बदकोण, वो आप प्रॉप्स के सपोर्ट से करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। अदरवाइज हेल्दी हैं जो हैवी वेट हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो सर्वांग आसन है। देन सेतुबंद आसन है। सेतुबंद में भी बटरफ्लाई, बदकोण लगाना है। और एक पश्चिमोत्तानासन है। ये चारों आसन बहुत फायदेमंद है लेडीज के लिए, स्पेशली उनका पेल्विक ओपन करेगा और पीसीओडी की प्रॉब्लम उसमें भी हेल्प करेगा। बाकी बहुत सारे आसनों की एक श्रृंखला है पूरी,
जिसमें अर्धचंद्रासन है, वो भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपने 4 आसन का पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग ये चारों आसन वो कर सकते हैं। जी। जी। सूर्य नमस्कार एक आसनों का राजा माना जाता है मेरे ख्याल से, हम्म। क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार कोई रूटीन में अपने करता है हम्म, सुबह उठ के रोज, हम्म। तो उसका फायदा और उसका तरीका बताइए। आसनों का राजा वैसे शीर्षासन माना जाता है। जी। सूर्य नमस्कार में क्या होता है कि सारे आसन आ जाते हैं उसमें ओके ऑलमोस्ट, ओके। जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को चाहिए। तो जो सूर्य नमस्कार कर लेता है ऑलमोस्ट वो मानते हैं कि सारा हमारे आसन उसमें कंक्लूड हो गया और ये संपूर्ण एक पैकेज हो गया, जो ये करने से हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी। जी। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में सारे आसनों का समावेश रखता है, जो हमारे बॉडी के हर एक मूवमेंट होते जी। हैं। जैसा मैंने अभी आपको स्पाइन का बताया था। जी, लेफ्ट राइट और हाँ, सारा अप डाउन। जैसे स्पाइन को स्ट्रेट करना, साइड बेंडिंग करना, हम्म, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, वो सारे आसन उसमें आ जाते हैं। जी। तो वो हमारे लाइफ को हेल्दी रखता है। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऐसा पैकेज है जो आपके पूरे बॉडी को सही कर सकता सही है। कर सकता है। तो जो आसनों का राजा है वो शीर्षासन होता है। शीर्षासन, मतलब मैंने वो कर लिया मेरा हो गया मतलब। बिल्कुल। क्या बात आपने है, उस आसन को साध लिया, मतलब सारे आसनों का वो राजा है। क्या बात है सर, जी। बहुत अच्छी बात बोली सर, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी। योग हमारी लाइफ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन डालता है? देखिए, जब आप योग करते हैं तब आप अपने खुद के बारे में जानना और समझना शुरू करते हैं, अदरवाइज खुद से जुड़ते नहीं। तो ट्रांसफार्मर जिस दिन आपने चेंज किया अपने आप को, अपने लाइफ को, वो कब कर पाएंगे? जब आप योग से जुड़ेंगे। योग स्टार्ट करते ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे, आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। जी। यानी आप अगर तनावग्रस्त भी हैं तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे कि मुझे किस वक्त किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस जी। वे में बात करनी है। तो वो ट्रांसफॉर्म आपको कब दिखेगा? जब आप योग करेंगे, योग साधना में आगे बढ़ेंगे। तो डेली आपकी साधना अपने आप को जीवन में निखार लाएगी, आपके दिनचर्या में, आपके काम काज में, आपके हाव भाव में, आपके बिजनेस में, आपके ड्यूटी में, सब जगह चलकेगी। नाड़ियों और पित्त रोग को भी कंट्रोल करता है योगा। बिल्कुल। कैसे? हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, शास्त्रों के अनुसार माने तो 72,800 नाड़ियां होती हैं। उनको बैलेंस करना है तो प्राणायाम करना है। अब पित्त रोग के लिए, अगर पित्त का कोई रोग है या वात रोग है या जो भी रोग है, उसके लिए योग सबसे बेस्ट है। योग हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करके एक्टिव करता है। तो जो भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इशू हैं, चाहे कोई ऑर्गन शिथिल हैं, डेड हैं, वो एक्टिव होगा और अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा। तो जब ऑर्गन अपने कार्य सुचारू रूप से करेंगे तो बॉडी का हार्मोन बैलेंस में रहेगा, शरीर के जो भी रसायन है वो सम अवस्था में रहेंगे, तो कोई बीमारी व्याधि हो नहीं सकती। काफी लोग बोलते हैं योग जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। कैसे, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, योग स्लो प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि आप जब अपने शरीर पे काम करना शुरू करते हैं तो अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो वो धीरे धीरे डेली अभ्यास से फ्लेक्सिबल होगी। अब उसमें आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो योग में वैसा है नहीं। एक दिन से तो हम कुछ कर नहीं सकते बॉडी के साथ में। आप कितना एफर्ट लगाएंगे? उसको ज़्यादा करेंगे तो तोड़ फोड़ होगा बॉडी में, वो नुकसानदेह है। इसलिए धीमी गति से रोजाना दिन ब दिन अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, तब जाके रिजल्ट दिखते हैं। तब लोगों को, सबको यही पता है कि योग स्लो प्रोसीजर है। तो एक दिन में हम अपने शरीर को कुछ नहीं चेंज कर सकते, ये तो बरसों की साधना है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीमी गति के समाचार है, स्लो रिजल्ट मिलना है। एक वो भी है ना सर कि जो चीज देर से आती है वो लॉन्ग टिकती है। जी, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हमें योग में ही मिलता है ना। तुरंत असरकारक तो मेडिसिन होती है, गोली लेते ही असर दिखे, वैसा योग में नहीं है। क्या कभी आपने कोई बीमारी ऐसी थी जिसको ठीक किया है, जिसमें आगे उसको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? बहुत सारी बीमारियां ऐसी, एक नहीं, मैं बहुत सारी बीमारियां आपको आजकल के टाइम में, आंखों की जो मेन समस्या है जिसमें कई पेशेंट मेरे यहाँ से ठीक होके गए हैं, जिनके आंखों में जो हमें आंसू नहीं बनते, ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन, लुब्रिकेशन खत्म हो गया। अब उसके लिए डॉक्टरों के पास एक मेडिसिन होती है कि आपको ये डेली डालनी है ड्रॉप। वो बीमारी साइंस भी ठीक नहीं कर सकती जो योगा में ठीक हुई है। उसकी किसी को बिलीव भी नहीं है कि ये ठीक भी हो सकती है। ऐसी बीमारी जो आंखों की आजकल अभी बहुत ज़्यादा दिखने लगी, ड्राइनेस। इसके लिए कोई आसन है क्या? बहुत सारे आसन है, पूरा सीक्वेंस बनता है उनका आसनों का, जिसमें
सारे आसन जो हमें ऐड करने होते हैं वो प्रॉपर हम थेरेपेटिक योगा में उनको करवाते हैं और उनकी ये समस्या पूरी तरह परमानेंट ठीक हो गई बिना किसी साइड इफेक्ट के। ऐसी कई बीमारियां हैं, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि और भी जैसे मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, जैसे हार्मोनल इशू होते हैं। अभी पुरुषों में शुक्राणु की कमी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो बताने से भी हिचकिचाते हैं कि अगर किसी को बता दिया तो क्या सोचेंगे अगले कि इसमें पुरुष तत्व ही नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत ही मतलब अलग देखता है, डिप्रेशन में ले जाते हैं। जी। साइंस में उसका कोई उपचार नहीं है, वो IVF ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस करेंगे, लेकिन योग में ऐसी ऐसी योगा के आसन हैं जो मैंने रिजल्ट दिए हैं, जो लोग यहाँ से स्वस्थ हुए हैं। तो मैं हर महीने उनका वापस स्पर्म टेस्ट करवाता हूँ, तो रिपोर्ट बढ़ती है, तो उनको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। और फाइनली जब वो मेडिकल पैरामीटर सारे क्रॉस कर जाते हैं और उसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं डॉक्टर की, ये आपने कैसे कर लिया। क्या बात है। तो ऐसे रिजल्ट हैं जो साइंस भी बिलीव नहीं करती, बहुत जबरदस्त है। योग में पावर है। हाँ, योग में वो शक्ति हैं जो आपकी पूरी दुनिया चेंज कर देती है। ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो मैंने अपने मरीजों पे योग अभ्यास के द्वारा चेंजिंग देखे हैं जी, पूरी तरह ठीक होते देखे। क्या बात है सर। सर अक्सर बोला जाता है योगा से ही होगा, इस पे आपका क्या कहना है सर? आज की दुनिया को सबको पता चल गया है कोविड के बाद में कि सिर्फ होगा तो योगा से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। उस समय साइंस भी फेल हो गई थी जी, इसलिए कहते हैं कि योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। जैसे कि योगा से कई बीमारियां ठीक हो सकती है, तो क्या योगा से एज में भी डिफरेंस लाया जा सकता है? डिफरेंस तो नहीं लाया सकता, जो आपकी एज है वही रहेगी, लेकिन अगर आप योग साधना करते हैं तो आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, हो सकता है आपकी उम्र थोड़ी और बढ़ जाए। और ये भी होता है सर, योगा करने वाले लोगों की आप एज जज नहीं कर सकते, वो योग का ही चमत्कार है। हाँ, मतलब आपका जवान दिखते हैं। हाँ सर, मैं इसीलिए योगा करता हूँ। जी। आप अपनी क्लास में मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे इंट्रोगेट करते हैं? सिंपल है, उनको सरलता से निर्देश देना है जी, अपने बॉडी पार्ट को रिलैक्स के लिए। जो हमारे निर्देश होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, जिससे हमारे वो कनेक्शन उनका बना रहे। ओके, तो सिंपल और स्पष्ट निर्देश देंगे, वही रिलैक्सिंग कराना। आपने अपने कुछ तरीके उसमें डाले हैं क्या? मेरे खुद का अपना तरीका है जो बोलने का, उनको रिलैक्स कराने का, वो टेक्निक है। तो अपने जो अपने टंग लैंग्वेज हैं, जो अपने भाषा शैली हैं, उससे हम उनको रिलैक्स करा सकते हैं। तो अपने शब्दों में उनको रिलैक्सन कराना है। जैसे कि मोस्टली आपके कई मैंने वीडियोस देखे थे, उसमें कई फॉरेनर्स आपके यहाँ आते हैं योग शिविर अटेंड करने के लिए। तो क्या हिंदी में जब आप बोलते हैं तो फोकस ज़्यादा रहता है और इंग्लिश में बोलने पर फोकस में कोई फ़र्क आता है क्या? नहीं, फ़र्क कुछ नहीं आता है, लेकिन जो हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उसमें हम अच्छे ढंग से समझा सकते हैं इंग्लिश के बजाय। पावरफुल ज़्यादा है। जी, बहुत इफ़ेक्टिव है। जो हमारे शब्द होते हैं हिंदी के, बहुत वजन रखते हैं जी। तो अगर हम हिंदी में किसी को गाइड करेंगे तो अच्छे ढंग से करा पाएंगे। इंग्लिश में गिने चुने शब्द हैं, तो आप वो फीलिंग नहीं दे सकते जी। और योग सबसे पहला ही है कि आपको फीलिंग बेटर देगा। सही बात है। संस्कृत वर्ड भी यूज करते हैं क्या? संस्कृत वर्ड भी काफी सारे हैं, जो आसनों के नाम है मोस्टली संस्कृत में ही है ज्यादातर जी। तो वो तो ऑब्वियसली बोलने ही पड़ेंगे। हाँ, और आसनों के जैसे मैंने कई आसन देखे हैं, जैसे एक हर चीज बोला जाए तो आजकल हर चीज का एक हिंदी नाम है, एक इंग्लिश नाम है, लेकिन जो आसन जितने भी हैं वो सारे संस्कृत में ही हैं। क्योंकि हमारे जो पहले की जो भारत की भाषा है संस्कृत ही थी, संस्कृत में से ही हिंदी इंग्लिश सारी भाषाएं बनी है जी। और योगा के लिए कोई बुक जो जैसे आज तक की सबसे बड़ी बुक हो या सबसे मेन बुक हो या सारे आसन उसमें से लिखे हुए हैं, सब लोगों ने उसमें से सीखे हैं, कोई ऐसी बुक है क्या? आसन तो लिखे हुए नहीं मिलेंगे उतने, लेकिन जो सबसे अच्छी पुस्तक है महर्षि पतंजलि जो हुए हैं जिनको हम योग के प्रणेता कहते हैं जी। उससे पहले योग, उनसे पहले योग बिखरा हुआ था, अलग अलग ऋषि लोग करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पतंजलि योग सूत्र नाम से एक पुस्तक लिखी और उन्होंने योग को व्यवस्थित रूप से आम जन के लिए लिख के चले गए वो। तो आज हम उस पुस्तक के माध्यम से ही योग कर रहे हैं।
तो सबसे अच्छी जो है महर्षि पतंजलि की योग दर्शन। इजीली मिल जाती है? हाँ, सब जगह मिल जाती है। जगह मिल जाती है। सर मोस्टली लेडीज को बोला जाता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी टाइम रहता है तो ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा ऊपर नीचे मत चढ़ा करो या ध्यान रखो, वजन ज़्यादा नहीं उठाना है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा योग का आसन जो आप बताएं? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बटरफ्लाई जो बदकोण आसन है जी। वो सबसे हेल्पफुल है। वो हेल्प क्या करेगा, उनका पेल्विक रीजन जो है उसको ओपन करेगा, तो जी। डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस हैं। ओके। और जब वो बदकोण आसन में बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो नॉर्मली एब्डोमेन एरिया पे रहता है, तो उनके बच्चे का भी पोषण होता है। तो वो सबसे बेस्ट आसन है उनके लिए, प्रेग्नेंट लेडी। और इजी भी हो सकता है, इसमें हाँ, कोई कुछ बिल्कुल ऐसा सरलता से। नहीं है। अभी सर एक इंटरव्यू देखा था मैंने दिलजीत दोसांझ का। जी। उन्होंने स्पेशली बोला था कि योग एक चमत्कार है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो पेशेंट आके ठीक होते हैं तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं। जैसे मैंने उदाहरण बताया 2-3 डिजीज के, जी। तो ऐसी डिजीज हैं जो साइंस भी क्योर नहीं कर पाती, और जब वो योग से क्योर होते हैं तो वो तो चमत्कार से कम है ही नहीं। उनके लिए तो पूरी लाइफ ऐसी हो गई थी, तो अब कुछ नहीं। जैसे आजकल की जो जनरल बीमारी मैं बताना चाहूँगा, जो बैकिक का इशू रहता है, जिनको L4 L5 डिस्क प्रॉब्लम रहती हैं, वो सब तरह के इलाज लेके थक चुके होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तब वो अपनी ज़िंदगी से इतने निराश हो जाते हैं कि अब कुछ ही नहीं है अपनी लाइफ। और ये बैक का प्रॉब्लम ऐसा है, किसी को सहन नहीं होता जी। और जब वो बैक पेन आपको थेरेपेटिक योगा के थ्रू रिलीफ दिलाता है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं जी। और उनको बैक पेन है और वो अपने आके ठीक होके जाते हैं, तो उनको पता है कि साइंस में भी इसका उपचार नहीं है। जी, सही है। वो एक चमत्कार से कम नहीं है। आजकल सर लोगों को काफी देखा है मैंने, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, अपना वापस से नया घुटना लोहे का डलवाते हैं। तो सर क्या योग करने से ये जो घुटना चेंज करवाने वाली बात है उसको हम बदल सकते हैं क्या? ऐसे कई पेशेंट मेरे यहाँ आए जिनको डॉक्टर ने बोला था कि आपका घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। वो हमने थेरेपेटिक योगा में क्योर किया और आज वो अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो रिप्लेस कराना कंपलसरी नहीं है। पुराने समय में आपने देखे होंगे कोई भी घुटना रिप्लेस का नाम ही नहीं था। हाँ। और वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, खान पान ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा सा भी घुटना का दर्द है, डॉक्टर कहेंगे नीचे नहीं बैठना। तो हमने नीचे बैठना बंद किया तो घुटने का मूवमेंट क्या हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ। अब वो मूवमेंट ही बंद कर देंगे तो ये जाम हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद बोलेंगे अब इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो हम अपने जॉइंट को प्रॉपर मूव करते रहेंगे तो वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसलिए जिन भी डॉक्टरों ने घुटना रिप्लेस का बोला, ऐसे पेशेंट अपने यहाँ आए और थेरेपेटिक योगा के थ्रू बिना नी रिप्लेसमेंट के उनके घुटने स्वस्थ हैं आज, और वो आराम से चल फिर रहे हैं। इवन वॉक शुरू कर दिया, सब कुछ स्टार्ट कर दिया फिर से, और उठ बैठ भी सकते हैं। हाँ। योगा खाली पेट करना चाहिए या कुछ खा के? अगर आपको कुछ आसन ऐसे हैं जो करते समय डिफिकल्टी हो तो भरपेट नहीं करना है। आप अगर किसी को वीकनेस फील हो रहा है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता लेके भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है कि हम कंफर्ट कब रहते हैं, जब सुबह सुबह फ्रेश हो गए, यानी हमारा स्टमक एकदम खाली है, तब हम जो भी प्राणायाम करते हैं, जो भी योगी क्रिया करते हैं, जो भी आसन करते हैं, तो हम खाली पेट करते हैं तो कंफर्ट फील होता है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ये खाली पेट करना, भरपेट नहीं करना। थोड़ा सा नाश्ता लिया जिसमें आपको एनर्जी लगे, वीकनेस नहीं महसूस हो जी, तो खाली पेट करते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। और हल्का सा कुछ चाय नाश्ता जो भी आप लेते हैं ब्रेकफास्ट, तो वो लेके भी कर सकते हो, उसमें कोई परहेज नहीं जी। खाना खाने के बाद भी कोई आसन कर सकते हैं क्या? वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम उस आसन में बैठेंगे तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है और पाचन शक्ति थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो इजीली डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके। तो ये एकमात्र आसन वज्रासन है जो अपन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। योग का हर एक आसन अपने आप में किसी न किसी डिजीज को या किसी न किसी बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है जी, अच्छा करता है, अच्छा बनाता है। हार्ट के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसे आसन बताइए जिससे कि अगर हार्ट का पेशेंट हो या उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा कंट्रोल में आए और ठीक हो सके। अभी हार्ट के पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तो उनकी कंडीशन क्या है जी, ब्लॉकेज कितने हैं, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन अभी क्या है।
ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है या कंडीशन अभी आ गई नज़दीक, खूब ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम उनको कौन से आसन करवाएं। और थेरेपेटिक योगा में आप जाते हैं तो सरसैया एक ऐसा आसन है जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है, बट उस आसन का किसी को जानकारी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में ही उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सरसैया आपने देखा होगा, भीष्म पितामह जब बाणों पे लेटे हुए थे, ठीक वही उस आसन की स्थिति होती है। उसमें हम अलग अलग बॉडी पार्ट के नीचे ब्रिक्स का सपोर्ट से पूरी बॉडी हवा में रहती है, जैसे बाणों पे भीष्म पितामह थे, और मेनली फिर हम उनके हार्ट के जस्ट नीचे प्रेशर क्रिएट हो ऐसा हम आसन बनाते हैं, ताकि हमारे कार्डियक मसल्स अच्छे से वर्क करना शुरू करें और नेचुरल तरीके से बाईपास क्रिएट हो जाता है। और जिनको बाईपास का एडवाइस कर रखा होता है उनको बिना बाईपास कराए ही हार्ट पेशेंट ठीक हो जाता है। तो सरसैया सबसे ज़बरदस्त आसन है, बट किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ के निर्देशन में ही उसका अभ्यास करना चाहिए। जी, आपने किया अपने उधर? बहुत 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 किया। बहुत सर, लोगों को ये लगता है कि योग करने से सुंदरता बढ़ती है। जैसे कि देखा जाए तो अब योग के मामले में देखें तो हमारे पूरे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की 2 हमारी एक्ट्रेस हैं, एक तो मलाइका अरोड़ा और एक है शिल्पा शेट्टी। तो इनके जो उम्र का जो ये राज है, जो आज भी इतना खूबसूरत दिखती है, क्या योग से ये संभव है? देखिए, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, इसके अलावा बहुत सारे और भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। कुछ तो हैं जो पूरा अपना इंडस्ट्री वाला जो फील्ड छोड़ के सिर्फ योग में आ गए। उसमें मैं एक नाम बताना चाहूँगा, भाग्यश्री। उन्होंने वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, योग इंडस्ट्री में आ गए। अरे वाह! तो ऐसे कई फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जो योग से इतना स्वस्थ और सुंदर दिखते हैं। और ये जो चमत्कार योग का ही है कि उनकी एज हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनकी उम्र क्या होगी, और इतना खूबसूरत और इतना बॉडी का पोस्चर है, वो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज में हो, वो योग के माध्यम से ही झलकता है, नहीं तो नहीं दिखेगा आपके अंदर वो निखार। एक सर, मैंने आपका वीडियो देखा था, वो पेट पे एक लोटा रख के आप वो कपड़ा निकालते हो। सर, वो क्या होता है? उसमें दर्द होता है, क्या होता है? नहीं, दर्द तो उसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा खिंचाव जरूर आता है नाभि में। तो एक्चुअली वो जो प्रोसीजर है, जिस किसी की भी नाभि यदि संतुलित नहीं है, इधर उधर खिसक गई है, उसको सेंट्रलाइज करने का प्रोसीजर है। तो नाभि अगर खिसक जाती है तो उस वजह से कई सारी प्रॉब्लम आती है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। किसी को गैस, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन बनना, वो सारी समस्या आती है। तो वो नाभि सेंट्रल में लाने का एक प्रोसीजर है, जो सिंपल टेक्निक है वैक्यूम क्रिएट करने की। तो वो जो लोटे से हम कपड़ा खींचते हैं उससे वैक्यूम बनता है और वो हमारे नेवल को खींच के सेंट्रल में लाता है। तो फिर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो भी इशू है, वो सब सॉल्व होता है। मुझे करवाना है सर वो? हाँ बिल्कुल, पता। अब मुझे उसमें मतलब उसके लिए खाली पेट आना है, सुबह सुबह भूखे पेट, कुछ भी खाया पिया नहीं हो, और नाभि के चारों तरफ अगर बाल हैं तो उनको साफ करके आना है, और खाने के लिए साथ में कुछ लाना है, बनाना, फ्रूट्स, एप्पल, जो भी हो, वो सेट करने के बाद तुरंत कुछ खाना होता है। ओके जी। मेरे को वो पता क्या चलता है कि आपको मतलब उसको अपन चेक करते हैं, तब पता चलता है कि आपकी नाभि सही जगह पे चेक है भी कर सकते हैं, पहले चेक करते हैं। ओके। अगर किसी की गड़बड़ है तो ही सही करना है, अगर सही है तो कुछ नहीं करना। हाँ, सही है तो क्यों करना? नहीं करना। सही बात। प्राणायाम के बेनिफिट और टाइप? प्राणायाम का मेन बेनिफिट तो ये है, आपको शारीरिक से ज़्यादा मानसिक लाभ देगा। आपको मन और मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई रोग है, जैसे जिनको भी सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा की समस्या हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी इत्यादि इत्यादि समस्याओं में प्राणायाम बहुत लाभकारी है जी। उसकी टेक्निक में अपन जाएंगे तो प्राणायामों को आप कपालभाति एक प्राणायाम है वो कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है, और अनुलोम विलोम, और अगर करना चाहे तो ब्राह्मी, ये सफिशिएंट है जी। इससे आपके मन को काफी, मन के अलावा आपको प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेंगे। तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे काम करते हैं। मेनली आपको मन और मस्तिष्क से जुड़ी प्रॉब्लम में प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। आज तक का आपका सबसे चैलेंजिंग योगा थेरेपी कौन सा था जो आपको लगा कि मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है? नहीं, जब हम योग में आ जाते हैं तो चैलेंज कुछ लगता ही नहीं है जी। सारी चीज़ें हम
इजी तरीके से कर सकते हैं, वो कला आ जाती है जी। तो वैसे तो हर दिन चैलेंजिंग का है आपके लिए, हम्म, क्योंकि नए नए पेशेंट आपके पास आते हैं, जैसी डिजीज आपने देखी नहीं, जैसे बॉडी टाइप नहीं देखी, तो चैलेंजिंग रोज हैं। लेकिन जब हम साधक हैं, एक साधना के रूप में अपने योग का अभ्यास करते हैं, तो उन चीज़ों को हम बैलेंस कर पाते हैं कि भाई कौन से पेशेंट को कैसे हमें हैंडल करना, कैसे जी। मॉडिफाई करके उनको थेरेपी कराना, तो वो सरल हो जाता है हमारे लिए। जी। जी। आपने शुरुआत बड़े निम्न लेवल से की थी योगा की, तो आपको ऐसी कोई कठिनाई आई क्या जब आप शुरुआती दौर में जब आप योगा में आ रहे थे तब? कठिनाई तो बहुत आई, लेकिन उसको मैं कठिनाई नहीं कहूँगा, जी। क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक आपके कठिनाई नहीं आएगी लाइफ में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो चैलेंजिंग वाले पार्ट को आप चैलेंज के रूप में लेंगे, जी। तभी आप आगे बढ़ पाओ। तो योग में मुझे बहुत सारी कठिनाई आई शुरू में, एजुकेशन में आई, घर वालों का सपोर्ट होना सबसे बड़ी बात होती है। फिर जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ से लोगों को डिमोटिवेट करना, वो सारे चैलेंजिंग थे। जी। कि अगर कोई आदमी कुछ अपना रोजगार कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, उसको छोड़ के आप योग में आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा इससे आप क्या कर लेंगे, इससे क्या होने वाला है। तो चैलेंजिंग वाले पार्ट तो सब जगह होते ही हैं, सबके लाइफ में। जी। लेकिन जब हम योग साधना करते हैं तो वो सारे चैलेंजिंग हमें नॉर्मल लगते हैं कि कोई बात नहीं, उनका अपना कर्म करने दो, हम अपना कर्म करेंगे। तो शुरुआत में स्टार्टिंग करना बड़ी बात थी, फील्ड चेंज करना, पर चूंकि मुझे विश्वास था कि आने वाले समय में सिर्फ योग ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया में स्वस्थ रहने का एक जरिया है। जी। योग के अलावा कोई और हो नहीं सकता, और जो रेस्पेक्ट हमें योग के फील्ड में मिलती है वो किसी और रेस्पेक्ट फील्ड में नहीं मिलती। नहीं मिलती, सही। जी। लेकिन हाँ, आपने जैसे बोला ना कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, तो मैंने सुना है आप एक गांव से हो, जी जी जोधपुर के थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर। जी। वहां से आप एक योगा टीचर बने, एक इंटरनेशनल नेशनल स्टूडेंट्स को आप अच्छे से योगा सिखाते हो, कई लोगों को ठीक करते हो जिनके डिजीज डॉक्टर तक ठीक नहीं कर पाए। तो ये जो सफर था आपका, ये कैसे तय किया आपने? देखिए, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, एक किसान परिवार का बेटा हूँ। वहाँ हमारे आसपास भी योग का नामो निशान ही नहीं है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बड़ा चैलेंजिंग वाला था, पर चूँकि योग में आने के बाद वो चैलेंज हमें फेस करते हैं तो उतना चैलेंजिंग जैसा नहीं लगता है। तो पूरी एजुकेशन मैंने इसमें कंप्लीट करी, तब जाके मुझे डिजीज़ पे वर्क करने का नॉलेज हुआ। पूरी प्रॉपर टेक्निक विशेषज्ञ के निर्देशन में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और साथ ही साथ इंटर्नशिप में जब हम अलग अलग पेशेंट को देखते हैं तब हमारा अनुभव बढ़ता है। तो उस अनुभव के बेस पे, उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम कैसी भी डिजीज़ हैं, बीमारी है, उसको क्योर करते हैं। और जो व्यक्ति ठीक होके जाते हैं वही लोग फिर हमें माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हमारे पास क्लाइंट भेजते हैं कि आपकी ये समस्या, आप वहाँ जाओ, प्रॉपर ठीक हो जाएंगे समाधान। तो उसके ज़रिए ही आज अपने संस्था में आउट ऑफ कंट्री से पेशेंट आते हैं, क्या बात है जो सेवाएं लेने के लिए स्पेशली। जी। तो इसमें सर एक टाइम ड्यूरेशन रहता है क्या, या कोर्स का एक कोई लिमिट रहता है कि आपको इतने दिन तक आना पड़ेगा? और या फिर अगर जैसे मान लो किसी ने 1 महीने का एक सेशन आपसे अटेंड किया, तो 1 महीने बाद वो घर चला गया, तो प्रैक्टिस रेगुलर रखता है? अभी उसमें डिपेंड करता है, एक तो एज क्राइटेरिया। अगर कोई बीमार व्यक्ति यंग एज में है तो उसकी रिकवर रेट फास्ट होगी। अगर कोई व्यक्ति उम्र दराज है, जैसे 65-70, वहाँ पर क्या होगी कि उस बीमारी की रिकवर रेट स्लो हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें डिपेंड करता है उनके बॉडी टाइप पे कि उनकी परेशानी कितनी पुरानी है, उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये हम नहीं बता पाते, उनका शरीर ही बता पाता है। 1 महीना करने के बाद उनको लगता है कि मुझे आराम है, तो उसका डिसीजन फिर वो अपने शरीर की सुन के ही लेते हैं कि मुझे आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी। तो किसी भी डिजीज़ को क्योर करने का कोई पैरामीटर नहीं है कि कितने टाइम ड्यूरेशन उनको करना है। बाकी जो बीमारी ठीक होने के बाद का प्रोसीजर रहता है कि उनको और कितने समय करना है, तो जितना उनको स्वस्थ फील होता है उतना आगे प्रैक्टिस जारी रखना है। और हो सकता है कई बीमारी पेन से रिलेटेड, पूरी तरह बैक पेन जैसे मान लीजिए किसी का ठीक हो गया, तो अब आगे प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, तो वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा है। अच्छा है। जी।
लेकिन अगर ऐसा भी होता है ना कि एक बार अगर कोई 2 महीना योगा कर ले तो फिर वो योग छोड़ ही नहीं सकता, फिर उसको ऐसा लगता है कि बस योग सब कुछ है और फिर वो योगा में ही लीन हो जाता है। जी। तो योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, तो कौन छोड़ना चाहेगा उसको। सही बात है सर। इम्यून सिस्टम, स्पेशली इम्यून सिस्टम पे अगर हम वर्क करें या बात करें तो ऐसे कोई आसन जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। इम्यून सिस्टम में सबसे पहले तो एक प्राणायाम जो है प्रभावी है, भस्त्रिका प्राणायाम, उसका अभ्यास करना है। आसन पे हम बात करेंगे तो आसनों की पूरी एक श्रृंखला है, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ आपको अगर इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने हार्ट्स और लंग्स को मजबूत करना होगा। तो कुछ थेरेपेटिक योगा में आसन होते हैं, जैसे हम सुप्तबद्धकोण आसन कहते हैं, वो हैं, पूर्व उत्तान आसन है, वो हैं, ऐसे आसन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है सर कि मोस्टली हमारे शरीर में, मैंने तो देखे हैं रील्स वगैरह में कहीं आते हैं आगे, कि हमारी बॉडी में चक्र होते हैं 7। उन चक्र को क्या सच में हम योगा से या योग से हम उसको जागृत कर सकते हैं? आज के समय में सुनने में अच्छा लगता है कि चक्र जागृत हो गया और मैंने आनंद की अनुभूति ली, ये सब मिथ है। अगर आपको आनंद की अनुभूति हुई तो उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते, वो सिर्फ फील कर सकते। इसलिए ये टेक्निक है कि चक्रास को एक्टिवेट किया जा सकता है। हो सकता है जो जितनी लीनता के साथ उसमें खो के करें तो एक्टिवेट हो सकते हैं, पर उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आपने अपना कोई भी चक्र एक्टिवेट किया है तो आप अगर लीन है तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो आपको फील होगा कि हाँ मेरा ये चक्र एक्टिव हुआ। तो ये सारी चीज़ें बनाने में, सुनने में सब अच्छी लगती हैं कि चक्रास को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के समय में। बहुत मुश्किल है। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे तो इतना ध्यान में रहते थे, उनकी साधना उस लेवल तक ले जाना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि टेक्निक है तो उस टेक्निक के माध्यम से आप कर सकते हो, हीलिंग प्रोसीजर है जी, तो कोशिश कर सकते हैं और हो जाता है तो बेटर है जी। ब्रह्मचर्य ये भी योगा से रिलेटेड है जी। ब्रह्मचर्य में होता क्या है, मेनली हमें अपने शक्ति को, हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। मेनली ब्रह्मचर्य का रीजन ये रहता है कि आपकी जो भी एनर्जी है उसको जाया नहीं करना। अब चाहे पुरुष तत्व हो, चाहे वीर्य हो, या चाहे महिलाओं में कोई भी हो, तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि आपको अपनी शक्ति को, एनर्जी को अपने अंदर रखना है बॉडी में, तुरंत उसको वेस्ट ना करें, जाया नहीं करना है। तो चाहे आपकी किसी भी रूप में एनर्जी लग रही हो, वो आपका ब्रह्मचर्य है जी। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब यही हो गया कि आपको, ये भी योगा का एक पार्ट है जी जी जी। सर जैसे कि स्पेशली आप अपने मंगल योगा सेंटर में थेरेपेटिक जो योगा रहता है स्पेशली उस पर आप वर्क करते हैं, तो ये स्पेशली उस पर वर्क करने का क्या कारण है? देखिए, थेरेपेटिक योगा का लोगों को अंदाज़ा नहीं है, नाम भी नहीं सुना, प्रचलन में भी नहीं है। तो मोस्टली हम उस थेरेपेटिक योगा में प्रॉप्स का यूज़ लेते हैं, जो इक्विपमेंट बने होते हैं उसका उपयोग लेते हैं। तो जो बीमार व्यक्ति हैं, उस बीमार व्यक्ति को हमें आसन कराना है तो उस बीमार व्यक्ति को बिना सपोर्ट के हम कोई आसन नहीं करा सकते। तो सपोर्ट के लिए हम प्रॉप्स का यूज़ लेते हैं, और कैसी भी क्रिटिकल बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, डिजीज़ हो, हम उन आसनों को करवा के उनकी बीमारी को ठीक करते हैं। तो स्पेशली बीमार व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जो आप जनरल योगा में कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट, प्यार कुछ नहीं मिलता, उल्टा परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये तकलीफ पहले से, और इस आसन में आप कह रहे हैं आप होल्ड करो। तो उन प्रॉप्स के सपोर्टिंग से हम आसन में होल्ड करवा के उनकी डिजीज को क्योर करने में उनको हेल्प करते हैं जी। तो धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से उनकी जो भी बीमारी है, जो भी व्याधि है, वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। तो स्पेशली थेरेपेटिक योगा बीमार व्यक्तियों के लिए है, और किसी का अगर स्वस्थ व्यक्ति भी है और अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है बॉडी का, तो उस अलाइनमेंट को सही करने के लिए है। साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है और अगर वो थेरेपेटिक योगा करता है तो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉडी शेप में आ जाएगी, इंच लॉस होंगे, तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इसमें कितने सारे फायदे हैं। और जो पीस ऑफ माइंड चाहिए वो तो जबरदस्त है। मतलब नॉर्मल इंसान भी ये योगा कर सकता है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन स्पेशली ये बना हुआ है बीमार लोगों के लिए जो योगा के आसन नॉर्मली नहीं कर सकते। हाँ,
ताकि आप प्रॉप्स के जरिए उनको आसन करवा सके। जी, मतलब हर तरह की बीमारी इससे? बिल्कुल, सिर्फ सर्जरी के अलावा, अगर हमें ओके। कोई सर्जरी करके हमारी बॉडी से पार्ट बाहर निकालना, उसके अलावा कोई भी बीमारी है शरीर की, जहाँ से अगर उसने दुनिया भर के इलाज करके थक गए, कोई इलाज नहीं छोड़ा, तो एक इलाज बचता है थेरेपेटिक योगा, चाहे डिजीज कोई भी हो। जी। मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं जी, वो कोई भी तरह की समस्या है, जी, क्योंकि देखो घर में हर किसी के घर में बड़े लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, और आजकल बुजुर्गों की बात ही नहीं है, आजकल तो नॉर्मल लोगों में भी बीमारियां चालू हो गई है। जी, जी, किसी के पैरों में, घुटनों में, कमर में, किसी के क्या। आजकल मैं सुनता हूँ सर जिनकी उम्र 18 साल या 21 साल 20 साल है, उनको पीछे से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम। जी। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि ये स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम, इवन अब तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों में भी डायबिटीज मिल रही है। बताओ। और अभी मोदी जी ने जो एक अभियान छेड़ा है, मोटापा भगाओ देश से, तो मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है जी, भारत देश की वर्तमान समय में। तो मोटापे के बाद सारी बीमारियां आनी शुरू होती है। पहले मोटापा आता है, फिर मोटे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बीमारी एक के बाद एक घर करती जाती है। जी, जैसे एक रूम को अगर हम साफ नहीं करते हैं जी, तो उसमें जाले, कीड़े मकोड़े सारे आने शुरू होते हैं। ठीक वैसे ही अपन अपनी बॉडी को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे, योग अभ्यास नहीं करेंगे, जी, तो उसमें मोटापा हावी होगा और मोटापा के साथ दूसरे रोग भी आएंगे। जी। तो मोटापा को भगाना जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसीलिए मोदी जी ने एक अभी अभियान छेड़ा है कि 10% ऑयल आप कम यूज में लो, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा कम हो। तो अपन योग साधना के थ्रू शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई योगा करने वाला व्यक्ति है और वो कुछ भी खा पी रहा है, तो भी उसका बॉडी जो है वो कंट्रोल में रहेगी या शेप में रहेगी? बिल्कुल। योग करने से क्या होगा, जितनी कैलोरी हमने बर्न की है उतनी, जितनी ली है उतनी बर्न कर देते हैं, तो खाया पिया हजम होगा, शरीर के अंग को लगेगा, तो वो मोटापा हावी नहीं होने देंगे। अगर हमने जितनी कैलोरी ली उतनी बर्न नहीं करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में अपने बॉडी में जमा होती है। किसी के लोअर बॉडी में होती है, किसी के अपर बॉडी में होती है। कुल मिला के जितनी हमने कैलोरी ली उतनी बर्न करते हैं योगा अभ्यास के थ्रू, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और शेप में रहेगी। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो भी बातें बताई जी, नो डाउट बहुत काम की चीज़ें हैं ये, और हर किसी को अपने जीवन में योग को उतारना चाहिए। जी, मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि योग बड़ा ज़रूरी है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ एक तरीके से कि मैंने 1.5 साल हो गया मेरे को योगा करते हुए, और मेरा मन ये करता है कि शायद मैं 5 साल 6 साल पहले ये ज्वाइन कर लेता, या बहुत पहले कर लेता तो शायद कहीं और होता या कुछ और होता। तो हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को अगर आप ये बोलो कि आपका जो सेंटर है मंगल योगा, उसके बारे में आप कुछ बताओ उनको, ताकि वो लोग आपसे जुड़े और अपनी समस्याएं आप तक लेके आए। जी। मंगल योगा जो है नेहरू पार्क के सामने सदापुरा में स्थित है। उसके लिए आप इंडिविजुअल विजिट करें, एक बार अपनी जो भी समस्याएं हैं एक बार बताएं। उस समस्याओं को हम, बीमारी को हम समझेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे। उस रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको कितना स्वास्थ्य लाभ दे पाते हैं उसके बारे में गाइड करेंगे। फिर आपको अपना डिसीजन लेना है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनकी जो भी व्याधि है, जो भी बीमारी है, एक बार आप विजिट करें, अपनी बीमारी के साथ अपनी रिपोर्ट लेके पधारें। उस रिपोर्ट को हम काउंसलिंग के थ्रू देख के फिर फाइंड आउट करेंगे कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से योगा के आसन करा सकते हैं, कौन सी आपकी बीमारी है जिनको हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारे रिजल्ट हैं, उनके हमारे अनुभव हैं, उनके आधार पे हम हर किसी की चाहेंगे कि आप अपनी डिजीज़, आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो एक बार पधारें, चीज़ों को समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या करना क्या नहीं करना। जैसे किसी को थेरेपिक योगा नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल योगा करना हो जो नॉर्मली डेली रूटीन में उसके काम आए, सीखना चाहता हो, या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अपने यहाँ होते हैं क्या? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर कोई थेरेप्यूटिक योगा ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप योगा क्लासेज हैं, जिसमें फीमेल बैच अलग से होते हैं, किड्स योगा का बैच अलग से होता है, और वेट लॉस का स्पेशली अलग से होता है। साथ ही एरियल योगा का अलग से है, और एक बंजी फिटनेस वर्कआउट करके हैं जो कि कैलोरी बर्न करने में ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। तो स्पेशली
यहाँ पूरे राजस्थान में कहीं नहीं, अपने इंस्टीट्यूट में उसकी सेवाएं मिलती हैं। और जो योगा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली हमारे पास टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें बेसिक से लगाकर एडवांस और थेरेपेटिक तक हम कराते हैं। फिर उन लोगों को, उन टीचरों के लिए हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, जो हम उनको जॉब ऑफर करते हैं। लाइक उनको इंडिविजुअल क्लास से लेके पीटी की क्लास, पर्सनल फ्रीलांसर के रूप में काम करना, अपने इंस्टीट्यूट पे जॉब देना, इवन आउट ऑफ इंडिया तक में उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है अपने माध्यम से, मंगल योगा के थ्रू जी। तो सारी हमारे यहाँ सेवाएं, योग से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की सुविधाएं, वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं सबसे यही बात बोलूँगा कि नो डाउट अब योग से जुड़ो जी, योग के साथ रहो अपने जीवन में। भले आप कहीं से भी शुरुआत करो योग की, बट करो प्राणायाम से ही करो, ध्यान लगा के ही करो। हाँ। लेकिन भारतवर्ष के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि योग ज़रूरी है जीवन में। हम दुनिया भर की दवाई खा लेते हैं, लेकिन 1 घंटा सुबह जल्दी उठ के या 1 घंटा अपने पूरे दिनचर्या में से निकाल के योग को नहीं दे सकते जी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच बताऊं तो फील अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है मैंने 1 घंटा मेडिटेट किया है, मेडिटेशन का एक सेशन लिया आपसे जी सर, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आमंत्रित किया, सब लोगों से रूबरू कराए जी। सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और एक हेल्दी लाइफ जिए जी। धन्यवाद सर। वेलकम।